वो सनातन जो लोगों को डिवाइड करते हैं उसको हटा देना चाहिए। धर्म बांटता नहीं है, धर्म एकजुट करता है। तो एकदम से पाकिस्तान में एक के बाद एक सुनने में आ गया, बाइक से आया और एक टेररिस्ट को कोई मार गया, ऐसे आया, यहाँ पे कोई मार गया, 1-2 दिन पहले ब्लास्ट भी हो गए। बताते हैं लोग कि जब वोटिंग का समय होता था तो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लॉक कर दिए जाते थे। बंगाल में ज़रूरी था, हमें जय श्री राम आज़ादी से बोलना है, हमें भारत का नारा लगाना है, ये जनता की अपील थी। आपकी एक वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने एक वो कोच को बोला कि तुम हिंदी सीखिए। इस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं? भारतीय जनता पार्टी है, ये वैसी पार्टी नहीं है। दिल्ली के लोग काफ़ी बिगड़े हुए हैं और नहीं, क्योंकि बिगड़े हुए नहीं है, सरकारें गंदी मिली हैं। कभी एक विमेंस बिल फ्लोट होता है और वो नहीं पास होता। जो विपक्ष है वो नहीं पसंद करता। हर राजनीतिक पॉलिसी में। रूप से जब महिलाएं प्रबल होंगी तो सामाजिक रूप से बहुत बड़ी दावेदारी रहेगी। रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी ने भी सिर्फ 9 ही महिला कैंडिडेट खड़ी की। ऐसा क्यों? बिल का विरोध करने वालों ने कितनी महिलाएं उतारी। ज्यादा राम मंदिर लोग। बनाने में भी आपको ये था ना कि कैसे होगा, हाँ, बंगाल में कैसे आएगी पार्टी, मगर हुआ ना तो एक्शन अच्छा खासा लिया जाएगा। मोदी जी किसी के लिए पार्शल नहीं। कूड़े का पहाड़ कम हो रहा है, आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया है वर्क फ्रॉम होम का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का। क्या हमारे पास इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है? दिल्ली तो दिल्ली वालों की कहाँ रह पाई है, आप बताइए ना। दिल्ली में कितने दिल्ली वाले होंगे जब तक आप अपनाएंगे नहीं ना दिल्ली को। दिल्ली की नहीं सुधरेगी दिशा में। कल को मिशन है कि आप सीएम की तरफ जाएं। तरक्की कौन नहीं चाहता, आप नहीं चाहते। नमस्कार, वेलकम टू अ डे फॉरवर्ड। आज का जो पॉडकास्ट है वो दिल्ली के बारे में है। दिल्ली के बारे में बहुत बार ये कहा गया है कि दिल्ली में जिसने भी राज किया है उसको पावर तो मिली है हिंदुस्तान की, मगर बहुत सारे जो मुगल या फिर ब्रिटिश राज करके गए उन्होंने कभी दिल्ली का ध्यान नहीं रखा। और अनफॉर्चुनेटली उसके बाद भी बहुत सारी ऐसी सरकारें रहीं जिन्होंने दिल्ली के ऊपर बहुत ध्यान नहीं दिया। अब बहुत सालों के बाद, मैं कहूँगा कई दशकों के बाद, सेंटर में जो सरकार है, दिल्ली में जो सरकार है और इवन दिल्ली के एमसीजी में जो सरकार है, वो सारी की सारी एक ही पार्टी है और ये कई सालों के बाद हुआ है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि यहाँ से दिल्ली किस तरफ जाने वाली है, स्पेशली क्योंकि अब इंडिया ग्लोबल मैप में आ चुका है, टॉप 5 इकोनॉमीज में आ चुका है, तो दिल्ली का उस तरीके से चमकना बहुत ज़रूरी हो चुका है। आज हमारे साथ एक रूलिंग पार्टी की नेता हैं, इनका नाम है रेणु चौधरी और ये इस समय ईस्ट दिल्ली में पड़पड़गंज में पार्षद हैं। ये आज हमारे साथ हैं और हम इनके साथ हर तरह की वार्तालाप वो करेंगे कि दिल्ली आगे किस तरीके से बढ़ने वाली है। नमस्कार रेणु जी। नमस्कार। थैंक यू वेरी मच पहले बहुत कि बढ़िया। आपने समय निकाला और हमारे साथ दिल्ली में ही बैठ के हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं। नॉर्मली बिल्कुल हमारे पॉडकास्ट गुड़गांव में होते हैं। बिल्कुल। तो रेणु जी, सबसे पहला सवाल, अभी कुछ समय पहले एक विमेंस बिल फ्लोट होता है और वो नहीं पास होता। आपने भी उसके अगेंस्ट बहुत हाँ, आवाज उठाई। तो मेरे इसमें 2-3 क्वेश्चन है। सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि हमारे दर्शकों को ये समझाइए कि विमेंस बिल है क्या और उससे क्या इम्पैक्ट हो सकता था अगर वो पास होता तो? एक्चुअली विमेंस जो बिल आने वाला था वो 33% महिलाओं के लिए, पंचायत से लेकर लोकसभा तक आपको 33% राजनीति में भागीदारी होती। तो भागीदारी होने से जहाँ नीति निर्माण महिलाएं करेंगी वहाँ महिलाओं का योगदान बड़ा होगा, महिलाओं के लिए रास्ते खुलेंगे। जब आप जिस पोस्ट पे बैठते हैं, अगर महिलाएं बैठी हैं तो महिलाओं के बारे में ज़्यादा सोचा जाता। तो महिलाएं अगर आगे बढ़ चढ़कर आती तो औरों को भी उत्साह मिलता और प्रोत्साहन मिलता कि हम लोग भी आगे बढ़कर काम करें और राजनीति में अपने भागीदारी दें। जब पंचायत के चुनाव आते हैं, जब 33% अगर महिलाओं के लिए रिजर्व होता तो महिलाएं ही बनती। अगर विधानसभा या निगम या लोकसभा में आते तो 33% महिलाओं के लिए होता। मगर जो विपक्ष है वो नहीं पसंद करता था कि महिलाओं का इतना उद्धार हो या आगे बढ़े महिला बढ़ चढ़ के राजनीति में भागीदारी में। अगर जहाँ भी अगर आपको समाज में प्रबलता चाहिए तो राजनीतिक रूप में आपको प्रबल होना पड़ेगा, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो। तो महिलाओं के लिए इसलिए रास्ता खुल रहा था, वो बंद कर दिया गया। पर इसका कारण क्या था? आज हम 2026 में बैठे हैं और हम एक वर्ल्ड की इतनी बड़ी इकोनॉमी बन चुके हैं, बहुत प्रोग्रेसिव जा चुके हैं। इसका कारण क्या है कि इतनी ऑपोजिशन आई इसके अगेंस्ट?
हर एक आदमी बोलने में और करने में बहुत अंतर रहता है। हर एक आदमी कहता है आगे बढ़ाओ, महिलाओं को वो करो, ये करो, मगर जो मोदी जी का कहना है, महिलाओं के सशक्तिकरण वाला जो है, आगे जो भी बड़ी योजनाएँ महिलाओं के लिए लाई हैं, उस रूप में आगे बढ़ाना, पुरुषों की जो क्षेत्र है, उसमें महिलाओं का आगे बढ़ना बहुत कम लोग पसंद करते हैं और शायद से जो विपक्ष है और कांग्रेस पार्टी तो बिल्कुल भी नहीं पसंद। महिलाओं विरोधी पार्टी है, जिन्होंने महिलाओं के लिए, क्योंकि अपनी बहन बेटियों को सब ये बैठे देखना चाहते हैं, मगर जो जनरल महिला आती जो 33% में, उनको आगे बढ़ना नहीं देखना चाहते। बेसिकली जिस पे कंट्रोल हो सके उसको आने दो, हाँ, जो कंट्रोल ना हो फिर सके। चुनिंदा नहीं आती ना कि मेरी बहन आएगी, आज मेरी माता जी बैठी हैं, वो चुनिंदा नहीं आती। वो 33% है तो हर एक को अपॉर्चुनिटी मिलती। वो अपॉर्चुनिटी महिलाओं की रोकी। हम्म मुझे मुझे ऐसे भी लगता है कि जैसे अगर एक घर भी है, अब एक घर में पुरुष भी है महिला भी है, अब अगर किसी घर में सिर्फ पुरुष ही रह रहे हो, वो घर कैसा दिखता है? हाँ, मगर अजीब लगता है, हाँ, अजीब बहुत लगता अजीब है। लगता है। और 33% क्या होना तो चलो 50 भी चाहिए, मगर 33% भी अगर हो तो एटलीस्ट मुझे लगता है हमारे पूरे देश में ना एक सॉफ्टनेस आएगी, एक एक ज्यादा एम्पैथी आएगी हर पॉलिसी राजनीतिक में। रूप से जब महिलाएं प्रबल होंगी तो सामाजिक रूप से बहुत बड़ी दावेदारी रहेगी। आप देखिए जब भी पंचायत होती है तो विधायक, सांसद या पार्षद या पंचायत के जो हमारे पंच जो बनते हैं वो, अब भाग्यदारी अगर महिलाएं की विधायक और पार्षद और सांसद तक रहेगी तो वो भी भाग्यदारी समाज के रूप में लेंगी। तो सामाजिक रूप से महिलाओं के अंदर बहुत प्रबलता होगी। तो वो प्रबलता और वो जो पोजीशन होती है वो नहीं देना चाहते विपक्ष। हम्म एक चीज बताइए, मगर विपक्ष ने एक चीज और बोली कि अ, अभी जब इलेक्शन हुए लास्ट ईयर असेंबली के, दिल्ली असेंबली के, तो उसमें 70 सीटें थी, मगर रूलिंग पार्टी ने, बीजेपी ने भी सिर्फ 9 ही महिला कैंडिडेट खड़ी की। ऐसा क्यों कि अगर इतना करना चाहते हैं कि आप महिला को आगे, तो अपने कैंडिडेट ज्यादा क्यों नहीं खड़े किए? तो विपक्ष ने जब हमारी पार्टी से 9 महिलाएं उतरी, तो हम्म, जब अगर बिल पास हो रहा था, 9 हम्म, महिला पार्टी ने उतारी तो सही, हम्म, बिल का विरोध करने वालों ने कितनी महिलाएं उतारी, आप ये देखिए ना। हम्म, हर एक आदमी एक एग्जाम्पल बनना चाहता है या एक वक्ता बनना चाहता है, मगर अपने घर में लागू नहीं करना चाहता उस चीज को, अपनी पार्टी में लागू नहीं करना चाहते। उदाहरण सबके लिए दे सकते हो, आपने क्यों नहीं उतारा, आपने क्यों नहीं उतारा, मगर मैं ये पूछना चाहती हूँ, मोदी जी ने तो पहल करी है, लाना चाहते हैं, उसका मतलब वो 9 से ज्यादा लाना चाहते हैं महिलाएं, उसकी पहल होने ही नहीं दी इन्होंने। मेरे ख्याल से उन्होंने एक चीज जो सबसे बढ़िया की। लोकसभा में आप बता सकते हैं, हमारी तरफ से तो पार्टी में 2 सांसद आई हैं, हम्म महिला आई हैं, तो 33% की एक भागीदारी रही इसमें। हाँ जी, हाँ, 7 में से 7 दो में आई से हैं, 2 आई ना, 2 आई। इवन चीफ मिनिस्टर ही महिला महिला बनाई को गई बनाया है। गया। ये चीज तो बिल्कुल देखी गई। एक चीज और बताइए कि इस इस चीज में इस चीज में आपको लगता है कि इंडिया से बाहर की कंट्रीज का भी हाथ है कि नहीं, विमेन को मत आगे जाने दो? पहले तो अपने देश के लोगों को ही सुधारना चाहिए ना। इटली की तो बाद में बात करेंगे, औरों की बाहर बाद में बात करेंगे, अपने देश के लोग सुधरे ना। हम्म हमारे तो देश के लोग देखिए कैसे हैं, इटली का अध्यक्ष बना के बैठे थे कांग्रेस में और हम्म पार्टी सत्ता में थी, हम्म और वो भी महिला। हमारी महिलाओं से दिक्कत है, मगर बाहर की महिलाओं से किसी को दिक्कत नहीं है, हम्म हम्म क्योंकि हमारी महिलाओं का विजन बड़ा नहीं करना, हमारी महिलाओं की भागीदारी नहीं लानी है। बाहर की महिलाएं भागीदारी ले सकती हैं, राहुल गांधी जी के पूरा परिवार भागीदारी ले सकता है महिलाओं के रूप में, मगर जो हमारी नॉर्मल इंडियंस की बात करें तो वो भागीदारी नहीं ले सकती। हाँ, वो फैमिली जब पॉलिटिक्स रूल है। बन जाएगा तो कंपलसरी होगा, अपने घर वालियों को, घर वाले सदस्यों को नहीं, औरों को भी देखना पड़ेगा। बिल्कुल ठीक है। एक चीज और बताइए, अब जैसे एसआईआर हुआ बंगाल में, और उससे उसका इम्पैक्ट हमने देखा, कई लोग जो कि नहीं डिजर्व करते थे वोटिंग राइट्स उनके हटे। दिल्ली में एसआईआर चालू हो चुका है? हाँ, चालू हो गया है, चालू चालू हो हो रहा गया है। है। जी, जी। तो पीछे कुछ ऐसी बातें भी सुनने आई कि दिल्ली के अंदर भी बहुत सारे वोट्स निकलने वाले हैं। आपका क्या आइडिया है, कितने लोग निकलेंगे हाँ, एसआईआर में? बिल्कुल निकलने वाले हैं, अभी पूरा रिकॉर्ड डाटा नहीं आ पाया। फिर भी अंदाजा क्या है, आपको क्या लगता है? जैसे अ, वहां तो 90 लाख निकले, वो तो बहुत ही हाँ, बड़ी दिल्ली संख्या में थी, 2.5-3 करोड़ की आबादी है। आबादी है।
होंगे 50-1 लाख तो होंगे। 50 लाख निकलेंगे? हाँ, आराम से निकलने चाहिए 25 से 50 के करीब 25 कुछ से ना। 50 लाख। मगर दिल्ली में कहा जाता है कि जो मेरे को किसी ने, मैं रिसर्च कर रहा था कि कुछ पाकिस्तान के भी लोग निकलेंगे, ऐसा हो सकता है क्या? अभी तो पूरा सर्वे नहीं हुआ। सर्वे जब होगा, जब डाटा क्लियर होगा इसमें, क्योंकि बिना सर्वे के अनुसार या बिना डाटा के अनुसार मैं नहीं बोल सकती। तो इसमें एक्शन क्या होगा? जैसे आप समझो कि समझ लो 25 लाख लोग निकल गए, ठीक है, इलेक्शन तो दिल्ली के अभी दूर है, अभी तो है नहीं, मेरे ख्याल अगले साल म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन निगम के हैं, निगम के, निगम के हैं। हाँ। तो उससे पहले पहले इनके ऊपर एक्शन क्या लिया जाएगा जिनके वोटिंग राइट्स नहीं होंगे? इसका एक्शन तो जो हमारे नेतृत्व कर रहे हैं दिल्ली का, वो बताएंगे, और आदरणीय मोदी जी बताएंगे क्या एक्शन लिया जाएगा। मगर बंगाल में ज़रूरी था, क्योंकि बंगाल में बताते हैं कि जब वोटर्स, क्योंकि मैं ना वहाँ पे वोटिंग डाली ना मुझे पता, मगर बताते हैं लोग कि जब वोटिंग का समय होता था तो दरवाजे बंद कर दिए जाते थे, लॉक कर दिए जाते थे, और उनको डराया और धमकाया जाता था। वही जो वहाँ पर हुआ है, अगर यहाँ पर भी ऐसी गतिविधि होने लगी, वैसे होंगी नहीं, तो एक्शन अच्छा खासा लिया जाएगा। मोदी जी किसी के लिए पार्शल नहीं है। ठीक है। अब जैसे बंगाल में ये सरकार आई, मैंने ये सुना है कि ऑलरेडी पहली बार बांग्लादेश के साथ फेंसिंग होनी शुरू हो गई है, जो कि फेंसिंग मेरे ख्याल से 70% ऑफ बॉर्डर में मिसिंग थी। तो क्या आप लोग पहले से इतने कॉन्फिडेंट थे कि हम आने ही वाले हैं, कि विद इन 1 वीक ये काम शुरू हो गया? नहीं, जनता की वहाँ पर आप घर-घर अगर जाते तो जनता की वहाँ पर अपील थी कि हमें ये सरकार नहीं चाहिए। अब हमें मोदी सरकार चाहिए। हमें आज़ादी से सांस लेनी है, हमें जय श्री राम आज़ादी से बोलना है, हमें भारत का नारा लगाना है, ये जनता की अपील थी। हमारी कॉन्फिडेंस हमारा नहीं था, मगर जनता में, नेता जनता से ही है। और यहाँ से जो लोग जा रहे थे ना, बहुत सारे घर पे जो वर्कर्स हाँ, काम करते वर्कर्स हैं, हैं। तो वो लोग जा रहे थे, वो क्या बोल रहे थे, मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, वो बोल ये रहे थे हम दीदी को वोट देने जा रहे हैं, और वो ये कह के गए। मगर क्या इतना चेंज हो गया कि, क्योंकि लैंडस्लाइड विक्ट्री, अबाउट 70% सीट्स हैं, 72% हाँ, सीट्स हाँ, हाँ। बीजेपी की आई हैं, हाँ, हाँ। तो ये एकदम लैंडस्लाइड विक्ट्री हुई। और जो जा रहे थे और वापस भी आए हैं, वो यही कह के गए कि हम दीदी को वोट देने जा रहे हैं। तो ये इतना फर्क कैसे आ गया, या वो डर के मारे नहीं बोल रहे थे? डर डर भी बहुत बड़ी चीज़ है। मैंने आपको बताया ना, वहाँ पर बड़ा भयभीत करा हुआ था वोटिंग के समय, कि वोट अगर आपने डाली दीदी के अलावा, तो पता नहीं उनके लिए क्या हो जाता। मगर हमारी पार्टी डटकर खड़ी रही और एक-एक घर में कार्य करता रहा कि आपको चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। तो वहाँ पार्शियलिटी नहीं, वहाँ पे राजनीति एक अच्छी रूप ली है, और श्री राम जी वहाँ प्रवेश करे हैं, अच्छे ढंग से भगवा लहराया है। रेणु जी, एक चीज बताइए, आप 2022 में पार्षद बनी, जी। अभी जब जीती, उस समय जो सरकार थी दिल्ली में, हुँ। वो आम आदमी पार्टी की थी, जी, आपकी नहीं जी। थी। ये जो 3 साल रहे आपके 2025 में वो सरकार आने तक, वो आपके कैसे गुजरे? मतलब क्या आसान था, मुश्किल था, क्या तकलीफें बहुत बहुत आपको? मुश्किल था, फंड नहीं मिलता था। आप नेता से लोग अपील करते हैं, पार्षद सबसे ग्राउंड लेवल पे होता है। पास वाली कड़ी है, जिससे बड़ा ईज़ी अवेलेबल आप मिल सकते हो, आप अपनी बातें रख सकते हो। तो लोगों की डिमांड रहती थी सड़कें बनने की, और नालियों बनने की, सीवर ठीक होने की, पानी ठीक करने की, तो उसको बिल्कुल भी फंड नहीं आएगा तो आप काम नहीं कर सकते। क्योंकि ऊपर से फंड आता है तो हम यूज़ करते हैं, नीचे पार्षदों को विधानसभा से, मतलब दिल्ली गवर्नमेंट फंड देती है, तो वो फंड नहीं आता था तो हम काम नहीं कर पाते थे, बहुत समस्याएं फेस करनी पड़ी। मगर उस चीज को आप हैंडल कैसे करते थे, अपील करते थे? अब दूसरी, मतलब मैं ये समझना चाहता हूँ कि आप एक पार्टी के नेता हैं, आपको फंड जिनसे आना है वो आपकी पार्टी के नहीं है, नहीं है। तो फिर आप उनसे इंटरेक्ट कैसे करते थे, उनसे कैसे बात लोगों करते से थे? इंटरेक्ट कैसे करते थे? लोगों से नहीं, जो नेता जैसे एमएलए। नहीं, वो नहीं मिलते थे, वो नहीं मिलते अच्छा, थे। मिलते ही नहीं थे? हाँ, बीजेपी पार्टी के पार्षदों से नहीं मिलते थे वो। मिलते ही नहीं थे? नहीं, नहीं, नहीं। बट क्या ये लीगल है ना मिलना? नहीं, लीगल नहीं है, मगर क्षेत्र में जब दूसरी पार्टी का पार्षद होगा, अगर नेगेटिव सोच वाले बता रही हूँ मैं, जो विधानसभा में बैठे होते हैं, सीएम होते हैं, अगर दूसरी पार्टी का पार्षद होगा और आप ग्राउंड पे उसको सुविधाएँ देंगे, तो नाम होगा उसकी पार्टी का, तो इसलिए वो मिलते ही नहीं थे कि हमें हमें नहीं पता क्या समस्या चल रही है आपके साथ।
मगर ये तो बहुत ही अजीब बात है। ऐसे तो कभी कोई भी स्टेट वो काम ही नहीं आते कर ही नहीं थे, सकता। विधानसभा वगैरह में भी नहीं आते थे। कोई भी एमएलए नहीं आता था। नहीं, 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 ऐसे नहीं, ऐसे राउंड्स वगैरह नहीं होते थे। इसका मतलब ये है कि वो जो 2022 से 25 का समय है वो काफी डिफिकल्ट रहा होगा। डिफ़िकल्ट रहा और जनता को समझाने की कोशिश की और ज लोगों ने बहुत समझा इस बात को। उन्होंने अच्छा। कहा कि अब की बारी हमें अपने क्षेत्रों में तरक्की चाहिए तो हमें उखाड़ के फेंकना है। हम हटाएँगे इनको। मतलब वो 3 साल उन्होंने एक्चुअली ये देख लिया कि आपकी काम करने की इंटेंशन है। मगर सामने वाला कुछ देना नहीं चाहता। मैं आज आपको बताना चाहती हूँ, जनता है होता नेता होता है जनता का। आप 100% काम नहीं कर सकते किसी के भी। नहीं कर लोग आपसे आते हैं, बहुत सी जगह आते हैं और मेरी हैबिट ये है कि अगर वो कुछ बोलते हैं कि जी उनसे कह दीजिए, मैं फ़ोन सामने मिलाती हूँ, स्पीकर ऑन कर देती हूँ कि भई ऐसे-ऐसे काम करना और होना चाहिए। हम्म, तो मुझसे कहती हूँ दोबारा आप आइएगा, अगर नहीं करते हैं वो या फ़ोन मिलाइएगा, मैं दोबारा बोलूँगी अगर नहीं होता है। लोग जानते हैं कि जनता और नेता का कॉम्बिनेशन ये होना चाहिए। आपसे काम 100% आप नहीं करते, मगर आप लोगों से मिलते तो रहें। हम्म, उनका मिलना भी नहीं था लोगों से। मिलना भी नहीं था। हाँ, नहीं। और ये जनता नोट कर रही थी ये ऑब्वियसली। लोग नोट कर रहे थे ना। तो अभी पंजाब में भी ऐसा हो रहा होगा। पंजाब जो यहाँ पर स्थिति रही है, वही पंजाब की स्थिति होगी। हम्म, नेचर तो वही है ना, नेचर नहीं चेंज हुआ। नेचर वो वहाँ पर भी नेचर ऐसा ही है। सिमिलर ही। तो एक चीज बताइए, अब आज जब लास्ट ईयर 25 में फिर आप ही की सरकार आ गई, जी। अ, मतलब बीजेपी की सरकार आ गई यहाँ पे, उसके बाद से आपकी स्पीड कितनी तेज रही है और क्या क्या काम आप जल्दी कर पाए हैं एटलीस्ट अपने वार्ड में? मैंने अपने कम से कम मैंने अपने वार्ड में 17 से 18 करोड़ का मैं बजट लेकर आई। मैंने सारी सड़कें और जहाँ नालियों की समस्या थी वहाँ दूर करी है। काफ़ी एरिया मेरा जहाँ सड़कें टूटी हुई थी, मेन रोड्स टूटी हुई थी, पैचिंग का वर्क था, बहुत काम आया उसके बाद। तो अब दिल्ली जहाँ खड़ी है अभी, आप अ, मुझे नहीं पता, आप जानते ही होंगे, बट पूरी की पूरी इंडिया की जो नज़र है और स्पेशली जो नॉर्थ इंडिया में रहते हैं सबकी नज़र अभी दिल्ली पे ही है। सबकी एक्सपेक्टेशन यही है कि कुछ ओवरनाइट जादू हो जाए। और कई लोग परेशान भी रहते हैं। जैसे मैं कल एक फैमिली गेट टुगेदर में था और मैंने बताया कि ऐसे ऐसे मैं कल सुबह पॉडकास्ट कर रहा हूँ। तो सबका एक ही क्वेश्चन था, कूड़े के बारे में और ट्रैफिक के बारे में। कूड़े के बारे में और ट्रैफिक के बारे में ज़रूर पूछना कि दिल्ली गवर्नमेंट का क्या प्लान है क्या प्लान है आगे? और हाँ। आने वाले समय में क्या ऐसा होने वाला है कि हम अगले 3-4 साल में डिफरेंस देखेंगे, दिल्ली को एक इंटरनेशनल लेवल पे देख पाएंगे। देखिए, एक नेता और सीएम और एक प्रधानमंत्री का एक ये होता है कि आपको एक संदेश दे सकते हैं और जनता का एक पार्ट ये होता है कि आप उसके आग्रह को मानिए। तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी काफ़ी दिन से कह रहे हैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट का इस्तेमाल कीजिए। आप इलेक्ट्रिक गाड़ियाँ यूज़ करिए। आप ये देखिए, हमारे अगर फैमिली में 5 लोग हैं तो पाँचों के पास गाड़ी होगी। करेक्ट। करोड़ों गाड़ियाँ रोड पर होती हैं, क्यों होती हैं? हम ज़्यादातर पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर सकते हैं। तो अब ये कुछ सरकार ज़्यादातर आपके संग 50% कोऑपरेट कर सकती है, मगर 50% लोगों को भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उस अनुशासन लाइफ जीने के लिए। मगर जो गंदगी की या कूड़े की समस्या है उसके लिए क्या स्टेप्स लिए जा नहीं, रहे हैं कूड़े दिल्ली का में? पहाड़ कम हो रहा है, आप देख रहे हैं। लगातार आप देखते होंगे रोज़ न्यूज़पेपर्स में आता है, मशीन्स लगी हुई है। हमारे आदरणीय गृह मंत्री जी ने मशीन्स मँगवाई थी बाहर से और वो लगी हुई हैं, वो कम हो रहा है उसमें कूड़े का पहाड़। मगर दिल्ली में जो मेन समस्या वो नहीं है, जो पहाड़ कम हो रहा है वो तो एक चीज़ है, मगर हर जगह पे जैसे डस्टबिन्स होना या हर जगह पे सफाई टाइम पे होना, उसके लिए क्या काम किया जा रहा है ऑन द ग्राउंड? ग्राउंड में ये काम करा जा रहा है, पार्षद हैं, पार्षद राउंड्स लेते हैं, कुछ अपने आप भी पार्षद भी कर रहे हैं, एमसीडी भी कर रही है, मगर मैं वही बोल रही हूँ, दोनों का पार्ट बराबर होता है, नेता का, अधिकारी का और एक जनता का, जनता का। बराबर होता है। हुँ। अगर 50% आपके संग या 50 या 70% एमसीडी योगदान दे रही है, तो जनता जनता का भी होता है कि सेग्रीगेशन ज़रूर लोकल चीज़ों, जो छोटी-मोटी चीज़ें हैं, जैसे हमारे छिलके निकलते हैं घरों से और चीज़ें निकलती हैं, उनको सेग्रीगेट करना सीखें और करें उनको। और आपको नहीं लगता कि दिल्ली के लोग, सॉरी मैं भी दिल्ली से हूँ, मगर दिल्ली के लोग काफ़ी बिगड़े हुए हैं? और नहीं, क्योंकि बिगड़े कभी हुए नहीं हैं, सरकारें गंदी मिली हैं, हाँ। अनुशासित सरकार नहीं मिली। हुँ। अनुशासन से आप बच्चे को बचपन से अनुशासित डालो तो वो बड़ा डिसिप्लिन रहता है। मगर सरकारों ने लिबरल दिया, उन्होंने सिखाया नहीं कि हमें कैसा चलना है।
उन्होंने तो छोड़ दिया ना कि जो करना करो। वो 11 साल, वही मैं अभी, आपने मेरे से क्वेश्चन पूछा कि पूरे देश दुनिया की नजरें टिकी हैं, दिल्ली कैसे करने वाला है। करेक्ट। देश दुनिया की नजरें क्या 11 साल से नहीं टिकी हुई थी, जब झटाक से एकदम जादू की तरह छड़ी घुमाते केजरीवाल जी आ गए सामने। आपने सोचा था केजरीवाल बैठेंगे कहीं? मैंने नहीं सोचा नहीं, था, कभी कभी भी नहीं नहीं सोचा था। सोचा। असली नजर उसके पास गड़ानी चाहिए थी। हमने तो प्रूफ करके दिखाया, आदरणीय मोदी जी ने प्रूफ करके दिखाया कि देश कैसे चल रहा है और हमारा पूरा जो सिस्टम है वो अच्छा चल रहा है। मगर दिल्ली नहीं चल रही थी, नहीं, दिल्ली उस समय नहीं चल रही हाँ, थी। उस समय, अब तो चल रही है, अच्छी रफ्तार में चल रही है। कहाँ प्रगति पे है? पूरा दिल्ली प्रगति की ओर है। पूरी आप देखिए, जहाँ भी चलिए, सीवरेज का काम हो या हर एक काम चल रहा है। आप ये सोचें कि जो 11 साल का बिगाड़ खाता है, वो 1 साल में दूर हो जाए, मैं नहीं नहीं, मानती। वो नहीं हो सकता। नहीं हो सकता। वो तो नहीं हो सकता। चुटकियों में कोई भी सरकार कुछ नहीं बदल सकती और चुटकियों में कोई भी सरकार कुछ नहीं खा सकती। हम्म, 11 साल दिए उसको खाने के लिए इन्होंने, हम्म, चाहे शराब से हो, चाहे स्कूल से हो, खूब खाया दिल्ली को। हम्म। मगर कहते हैं ना, जो काम करता है उससे आशाएं उपेक्षाएं बहुत बहुत ज्यादा होती है। ज्यादा होती मैं है। वही तो बोल रहा हूँ, आपके ऊपर तो स्कैनर है हाँ, इस मोदी समय। जी आए हैं तो कुछ हाँ, आया होगा। हाँ, नहीं, इस समय तो पूरी दिल्ली के, चाहे पार्षद हो चाहे एमएलए हो, सबके ऊपर स्कैनर है। हाँ, कि क्या हो रहा है, क्या तो हो रहा है। आपको कितने घंटे काम करना पड़ता होगा अब? मुझे 10 से 12 घंटे आराम से काम करती हूँ 10 से मैं। 12 घंटे हाँ, काम आराम करते से हैं। करती हूँ। तो घर, फैमिली लाइफ में नहीं लोग बोलते कि नहीं जा फैमिली लाइफ में बोलते हैं कि ये क्या काम है कि इतना ज्यादा काम करना पड़ता है, और तो नहीं करते हैं। पहले जो वो रहते नेता, वो नहीं नेता थे जो तुम ही नया नेता बने हो। या वो नेता बनते थे हाँ, नहीं, काम ना करने के लिए? हाँ, मैंने कहा वो नेता थे, हम तो सेवक हैं। हम्म। अच्छा, ये शब्द जो है, हमारे प्रधानमंत्री भी, वो अपने आप को प्रधान सेवक कहते हैं। हाँ, तो ये शब्द मेरे ख्याल से इस सरकार से पहले कभी भी नहीं सुना गया। भारतीय जनता पार्टी में एक एक कार्यकर्ता के मन में एक एक इलेक्टोरल पॉलिटिक्स वाले वो एक जिन्होंने विधानसभा या लोकसभा या निगम हैं जो बैठे हुए हैं, उनको कूट कूट कर भरा हुआ है कि आप सेवक हैं, यू आर नॉट अ नेता। आप बैठे हैं सीट पे तो नेता के रूप में मत बैठिए, सेवक के रूप में बैठिए। अगर माताएं आती हैं, बड़े बुजुर्ग आते हैं, तो आप उठिए, उनके पैर छुए, उनसे पूछिए, क्या आग्रह करके पूछिए आपकी क्या समस्या, मैं दूर कर सकता हूँ कि नहीं। हम्म। एक चीज बताइए, क्या आपकी पार्टी में आप लोगों को बोलने की भी अच्छी ट्रेनिंग दी जाती है? बिकॉज जितने भी नेता हैं, और स्पेशली फेमस नेता हैं, जैसे आप भी बहुत फेमस पर्सनालिटी हैं इंस्टाग्राम पे या सोशल मीडिया पे, उनके बोलने के तरीके, मैं कहता हूँ एक्सीलेंट है। वो कैसे है? ट्रेनिंग दी जाती है इस नहीं, चीज कोई की? ट्रेनिंग नहीं है। आप जब भी आपको किसी चीज को सजाना है, संजोना है, तो उसका समय लंबा होना चाहिए उस पद तक पहुंचने के लिए। तो अच्छा। भारतीय जनता पार्टी में आप संगठन से नीति और रीतियां सीखते हैं, कैसे चलना है संगठन के संग, कैसे चलना है लोगों के संग, और किस रूप में ढलना है, वो सिखाया जाता है। और उसी की वजह से बोलने हाँ, का। मुझे 2007 से संगठन में हूँ। अच्छा, 2007 से। 7 से हूँ संगठन में, तो 2022 में मुझे मौका मिला हम्म। तो 15 साल, जनप्रतिनिधि बनने के लिए। 15 साल पहले आपने हाँ, आसानी से जनप्रतिनिधि नहीं बन सकते आप, इस क्योंकि पार्टी। जनप्रतिनिधि राजनीति में पार्टी का फेस होता है। अगर वो डिसिप्लिन नहीं होगा तो पार्टी का चेहरा और मोहरा पूरा खराब हो जाएगा। तो एक चीज बताइए, आप सोशल मीडिया पे भी बहुत है, और अब जो, जैसे हम ये पॉडकास्ट कर रहे हैं, तो न्यूज़ चैनल, पता नहीं हजारों न्यूज़ चैनल, तो हमेशा स्पॉटलाइट रहती है जी, उस और पूरा ट्रांसपेरेंट हो चुका है। हाँ, पूरा बिल्कुल पूरा होता है। मामला ट्रांसपेरेंट हो चुका है। अब ऐसा कुछ भी नहीं है कि कुछ छुपाया जा सकता है। आपकी हर बात, जैसे आपकी एक वो कंट्रोवर्सी भी हुई थी, आपने एक वो कोच को बोला कि इंग्लिश जो है जल्दी तुम हिंदी सीखिए। हर बात पकड़ ली जाती है, चाहे उसके पीछे इंटेंशन अच्छी भी हो, मगर हर बात पकड़ ली जाती है। इस चीज़ को आप कैसे डील करते हैं? मतलब मैं अपने आप को सोच के देखता हूँ, मैंने कभी पॉलिटिक्स ज्वाइन करने का सोचा नहीं, मगर मैं सोच के देखता हूँ कि कितना प्रेशर होता होगा। आप हमेशा सर्विलेंस पर हो, हम्म। और एक आंख नहीं होती, कम से कम हजारों आंखें आपके ऊपर हैं। अगर आप ग्राउंड पर उतरे हो तो हजारों आंख आपको देख रही हैं कि आप क्या कर रहे हैं सामने। तो उससे बचने के लिए बहुत सी चीज, बहुत बारी ये सोचना पड़ता है। कभी कभी एक्शन, क्योंकि लोगों की समस्याएं देखकर फिर एक्शन लिया जाता है।
क्योंकि जब लोग कंप्लेंट करते हैं जब एक्शन लिया जाता है, और वो जो आपने बताया इंग्लिश वाला, वो भी ऐसा था कि मेरे पास कॉल आया अच्छा, कि यहाँ पर काफ़ी ब्लैक्स इकट्ठे हैं, आप आइए मैम, ये क्या पार्क का हाल किया हुआ है। अच्छा, और मैं सांसद जी हमारे आदरणीय हर्ष मल्होत्रा जी ने मुझे लाइट्स दे रखी थी, मैं लगवा रही थी। एक्चुअली मेरी आदत है, कुछ चीज़ आती है मेरे क्षेत्र में मुझे मिलती है, या मैं आग्रह करती हूँ मुझे चाहिए तो मैं खुद लगवाती हूँ उन चीज़ों को। ठीक है। तो मैं लगवा रही थी, मुझे जाना भी था उस पार्क में, तो मैंने कहा चलो पहले उस उधर लगाते हैं, फिर बाद में। तो मैं गई तो वहाँ पे काफ़ी लोग थे, काफ़ी ब्लैक्स थे वहाँ पर। तो क्या हो रहा था वहाँ? तो मैंने उनसे पूछा कि यहाँ पर क्यों बैठे हुए हो? हुँ, वो एक्चुअली में वो शाम को सुबह आते हैं, वहाँ पे ड्रिंक्स वगैरह करते थे और नशा-वशा अच्छा, ऐसा रहता था वहाँ पर। मगर उसमें तो न्यूज़ में तो ये दिखाया गया कि वो कोई फुटबॉल कोच थे। मैं आपको पूरी बात बताती हूँ हाँ, ना, उनमें से एक व्यक्ति अ, फीस लेकर कोचिंग करवाता था सोसाइटी वालों के अच्छा, बच्चों की फीस लेकर, ओके। और वो एमसीडी का पार्क था। उससे पहले भी बोला गया था, मेरे एमसीडी वाले रोज़ कंप्लेंट करते थे कि मैम ये कहता है ना हिंदी आती है, ना इंग्लिश आती है, कुछ नहीं आती, हमसे कोई कम्युनिकेशन कर नहीं पा रहा है। हुँ, मैंने उससे बोला तुमने इतने सारे लोग क्यों बनाए हुए हैं? हुँ, और दूसरी बात, तुम्हें ना हिंदी आती है ना इंग्लिश आती है, तुम यहाँ पर तुम्हें पिछले 8 महीने पहले भी बोला था कि हिंदी सीख लो, अगर तुम्हारे पास ट्यूशन नहीं है या हिंदी सिखाने वाला नहीं है, तो मैं तुम्हें दूँगी पैसे भी दूँगी और हिंदी भी सिखाने, अच्छा, ये क्योंकि आप पहले बोल चुके थे? मैं 8 महीने पहले बोल चुकी थी। आप मेरी अगर रील्स पहले देखेंगे तो आप देखेंगे वो चीज़। मैंने 8 महीने पहले उससे बोला था, क्योंकि आप बेसिक आपकी सेफ्टी भी है। हुँ, क्योंकि हमारे देश में जो भाषा बोली जाती है, हिंदी बोली जाती है। हुँ, चाय वाले से लेके, पान वाले से लेके, रिक्शा वाले से लेके, बस वाले से लेके, आप जहाँ भी जाएँगे आपको हिंदी बोलता हिंदी हुआ, बोलेंगे। वो आपकी सेफ्टी के लिए भी है। मैंने उससे 8 महीने पहले बोला था, वो तुम्हारी सेफ्टी के लिए भी है। हिंदी सीखो। हाँ, ना बेसिक हिंदी सीख जाओ। उसने नहीं गौर किया। फिर जब मैं गई तो उससे मैंने बात की, तो उसने कहा मुझे कुछ नहीं समझ आ रहा आपकी बातें। अच्छा, तो जब मैंने बोला कि 1 महीने में हिंदी सीखो, नहीं तो तुम्हें पार्क नहीं मिलेगा। कि पार्क में रहने के लिए आप हिंदी तो सीखिए। हमारे कर्मचारियों से कम्युनिकेट तो करो, किसी तो भाषा में करोगे ना। हुँ। जब आप कहीं का टेस्ट देते हैं, आप फ़ॉरेन जाते हैं, तो क्या उसकी लैंग्वेज नहीं सीखते हैं क्या? या तो हमारे स्कूलों में एक्स्ट्रा लैंग्वेज सिखाई जाती है, कई बार तो मुझे समझ में नहीं आता कि वो सिखा क्यों रहे हैं, वो मैं आपको स्पेनिश सीख बता रहा है, रही हूँ कोई ना, मैं फ्रेंच सीख रहा पेरिस है। गई हूँ और काफ़ी रात हो रही थी और मैं रोड पर थी और बहुत परेशान। उधर हम लोग कम्युनिकेट करना चाह रहे थे, हमें फ्रेंच नहीं नहीं आती। आती। इंग्लिश में या हिंदी में कम्युनिकेट करते हैं। वो तो मेरे बेटे ने बोला कि मम्मी एक फंक्शन है फ़ोन में, इनसे कम्युनिकेट करते हैं। उससे कम्युनिकेट किया। ट्रांसलेट करके। हाँ, 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 ट्रांसलेट करके। तो आप ये देखिए, मेरी सेफ्टी के लिए था ना, उनकी करेक्ट। सेफ्टी नहीं थी। ना। वो जो वहाँ पर रह रहे थे पेरिस वाले, उनकी सेफ्टी नहीं थी, मेरी सेफ्टी खराब थी वहाँ पर। तो हुँ। उसकी सेफ्टी के लिए मैंने बोला था और उसको मिसलीड किया गया, अलग तरीके से प्रेज़ेंट किया गया। हाँ, उसको बार-बार उसके बाद मेरे ख़्याल से उसके बाद ये बताया गया, देखो जी अब वो अपोलॉजी करनी है, उन्होंने गलत बोला, ये बोला, वो बोला। वो तो उस वो थोड़ा-सा ऐसा अच्छा रहता ना, जो लोग नहीं रील देख पाते उन्होंने टीवी से देख लिया मुझे। हाँ। ठीक कह रहे हैं, ठीक कह रहे हैं। तो मगर आपको सोशल मीडिया कितना हेल्प करता है अपना एजेंडा ड्राइव करने में? बहुत, बहुत। बहुत करता है। मैंने जूसों का भी बंद करा, तो बहुत से क्षेत्र में जागरूकता आ गई इस चीज़ की। अच्छा। अभी आपने देखा होगा, मेरी एक जूस की रील हाँ, चल रही जूस है की रील कि वो क्या है? वो वो जूस वाले पूरी मशीन्स पीछे रखते हैं, जो फ्रूट्स डालने वो पीछे रहते हैं, और आगे आप देखते होंगे कि सामने फ्रूट्स लगाए फ्रूट्स लगे रखते हैं। होते हैं। हाँ। तो उनसे मैंने पूछा कि क्या लोगों को पता नहीं है जूस की दुकान है? उन्होंने कहा पता है। तुम इतने सालों से बैठे हो, पीछे क्यों डाल रहे हो? हम चोरी कर रहे हैं, छुपा रहे हैं? हुँ। छुपाता वो है जो चोरी करता है। तो वो क्या करते थे? वो पीछे मिलावट होती थी। मेरे एक बच्चा बीमार हुआ, एक्चुअली में ना मेरी रील्स जो युवा बहुत देखते हैं, तो एक बच्चे ने जूस पिया होगा, वो ट्यूशन से आ रहा होगा, वो बीमार हो गया, उसने अपनी मम्मी से बोला, मम्मी रेणु चौधरी से शिकायत करो। वो रील्स देखता होगा, वो अभी इनको ठीक करेंगी। तो उसकी मदर ने बोला नहीं नहीं कुछ नहीं होता। फिर आप मेरे ख्याल उसमें ऐसा भी कुछ है कि कई सारे बच्चे बीमार हुए थे। नहीं, वो मोमोज के अच्छा, थे। वो मोमोज से। तो मैं आपको बता रही हूँ ना, हाँ। युवा ज़्यादा, बच्चे और युवा ज़्यादा रील्स देखते हैं। तो उसकी मदर ने फिर मुझे फ़ोन करा कि मैम मेरा ना बेटा ना जूस पी के, उस कॉर्नर वाली दुकान से जूस पी के डिहाइड्रेशन हो गया, बहुत बीमार रहा और बहुत सीरियस हो गया था। तो मैं उसके पास गई जूस वालों का, फिर मैंने उसको लिया, क्योंकि मुझसे लोगों की आशाएँ हैं।
बिल्कुल है। मैं उनकी आशाएं, एक बच्चे ने मेरे से आशा करी कि मैं बीमार हुआ तो मेरा जो बदला है सुनेगा। और जो मेरी सुनवाई करेगा वो व्यक्ति करेगा। तो मुझे उन्होंने मुझसे बोला, मैंने कहा ठीक है, उन्होंने मुझे लिख के दिया। मैं उस जूस की दुकान, वो सच्ची में आम इतना सड़ा, इतना गंदे फ्रूट्स थे, अगर आप देखते तो सच में उसका, मैं तो कुछ नहीं करा, उठाकर फेंक देते सारा सामान। तो अब मेरे वार्ड में यही है कि सामने मशीन्स रहती हैं, सामने फ्रूट्स रहते हैं, सामने दिखाकर वो करते हैं। अच्छा, सामने दिखा के हाँ। देते। और मोमोज का क्या था? मोमोज को ये था कि वो शॉप ने एक रात पहले सैटरडे नाइट था, वहाँ पर खाना वाना खाया, वो मोमोज इतने गंदे थे, मुझे ये बात समझ नहीं आई कि लोग जा रहे हैं ये नहीं फील कर रहे कि स्मेल, उस दुकान में इतनी स्मेल थी कि आप खड़े ही नहीं हो सकते, खाने तो बहुत दूर की बात है। सड़े हुए थे मोमोज जो निकाले थे। और वो खिला दिए, हाँ, जिससे बच्चे बीमार हुए। बच्चे बीमार। कितने बच्चे बीमार हुए? फैमिली थी पूरी, 12-13 लोगों की थी फैमिली। अच्छा। एक 2-3 फैमिलीज बीमार हुई। अच्छा, एक चीज़ बताओ, ये जितनी प्रॉब्लम्स हम देखते हैं, जैसे आपने जूस वाली बताई, मोमोज वाली बताई, मैं भी दिल्ली से हूँ, मैंने देखा है ये सब होते हुए। आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। वो पीछे इसलिए रखते हैं कि कई बार वो बताते हैं कि मैं अनार का जूस बना रहा हूँ, अनार डलता है थोड़ा सा, और बाकी कलर ज्यादा डलता है कलर उसमें। डल जाता हाँ, है, हाँ। पाइनएप्पल डाल देते हैं, जो सस्ता फ्रूट होता है वो पाइनएप्पल ज़्यादा। डाल दो ना, पाइनएप्पल डाल हाँ, दो, पाइनएप्पल से दिक्कत नहीं हाँ, है, कलर मगर मत डालो। कलर मत डालो। हाँ, तो ये सारी चीज़ें क्योंकि बहुत सारे, एक तरह से माइग्रेशन हुई है दिल्ली में, बहुत ज़्यादा माइग्रेशन हुई है। मेरी किसी से बात चल रही थी, कहते 2.5 करोड़ की पॉपुलेशन बताई जाती है, मगर एक बार सेंसस होने दो, ये 3.5 करोड़ से भी ज़्यादा होगी शायद, हाँ, हो सकता है उससे भी ज़्यादा हो। हाँ। तो इसका कारण जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज बनी हैं ओवर द इयर्स, आज तो नहीं, 50-60 साल बहुत से, साल हो गए। मतलब मेरे ख्याल 1970 में जब से वो लैंड सीलिंग एक्ट था, और हाँ, जब से जब से हाँ। अनऑथराइज्ड कॉलोनी, आपको नहीं लगता कि वो एक बहुत बड़ा कारण है इस चीज़ का? वो कारण नहीं है, ये ना परिसीमन बहुत पहले होना चाहिए था। जब हुआ था लास्ट बार तो 50 करोड़ की आबादी थी हुँ, इंडिया की, हाँ। इंडिया की, हुँ, और अब बढ़कर, अब पता 150। चलेगा, हाँ, अब पता चलेगा, अभी हम अनुमान लगा रहे हैं 150 होगी, अब पता चलेगा कितनी है। हुँ, तो ये पहले भी होना चाहिए था, समय-समय पर, जब भी ये 20-20 साल का इसका वो होता है साइकिल। टर्नओवर, हुँ, तो उस समय होना चाहिए कि क्या देश की आबादी क्या है हमारे की। उसके हिसाब से ना राशन प्रॉपर मिल रहा है, मिलावटी खाना इसलिए मिल रहा है कि जहाँ आप सवेरे खाना बनाकर आते हो 100 आदमियों का, वो 200 को खिला रहे हो आप। हुँ, 200 कैसे खिलाओगे? मिलावट डाल के खिलाओगे। हुँ, तो आबादी भी उसी अनुसार होनी चाहिए ना, जिस हिसाब से पैदावार हो रही है हमारे देश में। हुँ। तो मैं फिर से पूछूँ, वो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज़ जो बननी शुरू हुई ओवर द ईयर्स, उसका आज क्या इलाज है? आज का इलाज तो मेरे ख्याल से हमारे प्रधान सेवक आदरणीय नरेंद्र मोदी जी बताएँगे। मैं तो एक पार्षद हूँ मामूली सी, हुँ। और अपने वार्ड को सँभालती हूँ और अपने वार्ड की देखभाल करती हूँ। क्योंकि क्योंकि जब तक पूरी फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, चाहे वो ऑथराइज़्ड कॉलोनी हो या अनऑथराइज़्ड कॉलोनी हो, जब तक वो पूरी फैसिलिटी मिलेंगी नहीं, मुझे नहीं लगता दिल्ली का वो सुधार हो सकता है। उसके लिए क्या प्लानिंग चल रही है सरकार की? दिल्ली तो दिल्ली वालों की कहाँ रह पाई है, आप बताइए ना। दिल्ली में कितने दिल्ली वाले होंगे जो कहते होंगे कि हम दिल्ली में ही पैदाइश ही, हमारे दादा परदादा दिल्ली में थे। 30%। वो आप वो भी मेरे ज़्यादा को ही ऐसे लग रहा है। वो भी ज़्यादा बता रहे हैं। दिल्ली तो दिल्ली वालों की है ही नहीं। हुँ, दिल्ली तो होटल है, आते हैं लोग, जाते हैं, आते हैं, जाते हैं, यही बनाया हुआ है दिल्ली तो। इसलिए तो अपना नहीं समझ पा रहे। हुँ, आप जाइए अब जून में आप जाकर रेलवे स्टेशंस पे खड़े हुइए, कहाँ जा रहे हैं भैया? हुँ, अपने गाँव। हुँ, कहाँ जा रहे हैं भैया? अपने अपने गाँव। घर। हुँ, ये सुनने को मिलेगा, और ये क्या है फिर? ये काम करने की जगह जहाँ से हाँ, पैसे कमा के अपने घर में घर बनाने। यही यही बात है। जब तक आप हाँ। अपनाएँगे नहीं ना दिल्ली को, हुँ, दिल्ली की नहीं सुधरेगी दिशा बिल्कुल। हुँ। पर अब ये सुनने में अपहिल टास्क लगता है कि ये होगा कैसे? दिल्ली को अपनाया कैसे राम जाएगा? मंदिर लोग। बनाने में भी आपको ये था ना कि कैसे होगा? हाँ, हाँ। बंगाल में कैसे आएगी पार्टी? हुँ, भारतीय जनता पार्टी का राम राज्य कैसे होगा बंगाल में? जय श्री राम का नारा कब लगेगा? वहाँ हुँ, के लोग पूछते थे बिल्कुल। कि हम जय श्री राम कब बोल पाएँगे? उनको आशा नहीं थी कि नहीं हो पाएगा, मगर हुआ ना, तो दिल्ली का भी अच्छा, हाँ, जल्दी ही अच्छा रिज़ल्ट आएगा। राम राम मंदिर मेरे बचपन में, मैंने वही मैं आपको पहले भी बता रहा था, हम यही सोचते थे, कह तो रहे हैं मंदिर ये बनाएँगे, मगर बनाएँगे कैसे? ये एक्चुअली हो पाएगा? और भूल चुके थे, ऑनेस्टली स्पीकिंग, वो सुनने के बाद भी हमारे जैसे आम व्यक्ति भूल चुके थे कि ये कभी हो भी पाएगा। जब ये हुआ तो हमारे लिए बड़ा
एक मैं कह रहा हूँ इंस्पिरेशनल बात थी। बात ये नहीं थी कि मंदिर बन गया, बात ये थी कि किसी ने एक ज़बान दी, किसी ने एक बीड़ा उठाया और उसने ये इतने सालों के अंदर कुछ भी करके वो करके दिखाया और बड़े सुंदरता से किया। तो एक चीज़ बताइए, आप जैसे 15 साल पहले आपने सेवा की, उसके बाद आपको मौका मिला मिला। रिप्रेजेंटेटिव बनने का, तो क्या ऐसी चीज़ें सिखाई जाती हैं? क्या कहते हैं कि किसी ने अगर ये वाला काम कर लिया, वो बहुत डिसिप्लिन रह सकता है लाइफ में, चाहे वो आगे पॉलिटिक्स में जाए ना जाए। तो क्या सिखाया जाता है आपकी पार्टी में ग्राउंड लेवल पे? लोगों के लिए दरियाँ बिछाना, झंडे लगाना, बसों में जाना, बसों में ट्रैवल करना, लोगों को साथ बैठकर चलना। आप जहाँ भी आप अपना ईगो खत्म कर देंगे ना, वहाँ आप दुनिया के संग मिल जाएँगे। ये ईगो ही तो है जो हमें दूर कर रहा है एक-दूसरे से। तो ये एकदम ग्राउंड लेवल का काम करा। ग्राउंड लेवल का जब प्रोग्राम रखोगे, आप मंच लगवाना, चेयर्स लगवाना, आपको दरियाँ बिछाना, वो आपकी ज़िम्मेदारी होती है। वाह! ये सिखाया जाता है। जो दरी लगाने वाला है उसका दिमाग कभी नहीं चढ़ सकता। उसको पता है मैंने पुराने दौर में गर्मी में जून के महीने में दरी लगाता रहा हूँ। कहीं पार्टी ने अगर मेरा घमंड देखा तो दोबारा दरी बिछाने भेज देगी। हाँ, मगर जबकि ऑपोज़िशन उल्टा बोलती है। वो ये बोलती है कि बहुत एरोगेंट हो चुके हैं बीजेपी के नहीं, नेता। नहीं, बड़ा स्ट्रगल करके जितने भी आज तक रेखा जी हों, आदरणीय हुँ, हमारे मुख्यमंत्री हों, हुँ, बहुत स्ट्रगल करा है यहाँ तक आने। हुँ, 97 से आज स्ट्रगल ही चल रहा है पार्टी। हुँ, हुँ, आसानी से कोई भी पद नहीं मिलता यहाँ पर। हुँ। अब एक चीज़ बताइए, अभी लेटेस्ट जो प्रधानमंत्री ने सबसे आग्रह किया है वर्क फ्रॉम होम का या फिर पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करने का, क्या हमारे पास इनफ पब्लिक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी है दिल्ली में? मेट्रो के अलावा, मेट्रो हर जगह तो कनेक्टेड है नहीं, मगर मेट्रो के अलावा जो फीडर बस सर्विस है या नहीं, फिर वो इलेक्ट्रिक इनफ। बसें काफ़ी आपने देखी है पिछले दौर में दिल्ली में बहुत आई हैं इलेक्ट्रिक बस भी, मेट्रो भी है, बहुत अच्छे साधन करे गए हैं दिल्ली में। अब एक एक साल के अंदर जो कनेक्टिविटी है, जो हमारी ई बसेस की और मेट्रो की बहुत बेहतरीन हो चुकी है। और आप देख सकते हैं दिल्ली से लेकर आपको अगर एनसीआर में भी जाना है तो मेरठ भी आपको ईज़ी 1 घंटे 5 मिनट की मेट्रो से आप पहुँच जाते हैं वहाँ पर। हुँ। और अभी ये कौन से 4-5 हाईवे या टनल्स की बात की जा रही है कि जो दिल्ली को डीकंजेस्ट कर देंगे? ये कौन से हाईवेज़ नए बनने हैं या फिर फ्लाईओवर्स बनने हैं कि दिल्ली से गुज़र के नहीं जाना पड़ेगा, बार-बार से चले जाएँगे? एक तो कालिंदी कुंज का जो हाईवे जो बना था अभी भी नया, हाँ जी। वो वाला लिंक हो रहा है, बाकी इसके बारे में मुझे अभी नॉलेज नहीं है। हाँ जी, हाँ जी। रेणु जी, एक चीज़ बताइए कि आप अपने जनता के जो प्रॉब्लम्स हैं, उनको एड्रेस करने में कितना टाइम लेती हैं? बिल्कुल भी नहीं लेती टाइम। अगर मेरे पास कोई आता है और बताने आता है कि जी यहाँ पर कूड़ा पड़ा हुआ है और सफाई नहीं हुई है 2 दिन से, आज से या कल से, तो मैं तुरंत उसके संग उठकर चलती हूँ। मैं कहा चलो देखते हैं आज कितना कूड़ा पड़ा हुआ है। वहीं पर ही एमसीडी को सारी को कॉल करती हूँ, 15 मिनट बैठ जाती हूँ, किसी का घर-वर होगा या गाड़ी में बैठ जाती हूँ, वेट करती हूँ। वो एमसीडी आते हैं, फिर वहीं पर ही राउंड लेना शुरू हो जाता है। चलो, आज इसका ही। तो जो रील आपकी हम देखते हैं कि जैसे आपने चिल्ला दिया, किसी किसी को आपने बोला क्या तेल डाल दूँगी क्या ऐसे हाँ, करके हाँ, आपने। वो एक्चुअली में मेरे बीट ऑफिसर था उधर का हुँ, एमसीडी का, तो वो काफ़ी दिन से कंप्लेंट आ रही थी कि 2-3 बार ये दौरे हो चुके थे। हाँ जी। तो मैंने उससे पूछा कि तुझे सुनाई नहीं दिया? हाँ। तो उसने बोला अच्छा! तो हाँ, मैंने कहा सुनाई नहीं दिया तो फिर इसका ये तुझे फेस टू फेस हो रहा था। हाँ, फेस टू फेस था, वो सामने खड़ा था। हुँ। तो मैंने बोला फिर कान में तेल डाल के सुनाऊँ तुझे क्या? वैसे नहीं सुनाई देगा। क्योंकि लोगों को बार-बार कंप्लेंट नहीं करनी। आपकी जो ज़िम्मेदारी आप तरीके से करिए और लोगों हुँ, को मज़ा भी नहीं आता, सच में नहीं आता। वो नहीं करते कंप्लेंट। हुँ। मगर जब समस्या से ज़्यादा तंग हो जाते हैं, जब वो आते हैं ऑफ़िस में कि मैडम ऐसी दिक्कत हो रही है। तो आपकी टीम क्या करती है जब उनको पता है कि मैम उठ के गई हैं, तो उसी समय कैमरा ऑन कर देते हैं? नहीं, नहीं, उनको पता है मैडम गई हैं तो अब कुछ ना कुछ अगर उसने बोला है कि 2 दिन से 3 दिन से नहीं हुआ, कि ऑफ़िस वाले पहले उसको क्लियर करने की कोशिश करते हैं कि उठा लो वहाँ से मैडम को पता चल जाएगा, उठा लो, गुस्सा होंगी फिर क्योंकि समस्या नहीं चाहिए मैडम को लोगों के लिए। तो नहीं उनको पता है अब ये आ गया है तो अब मैडम को फील्ड में जाना है। हुँ, क्योंकि मेरे तक आया क्योंकि मेरे अपना स्टाफ जो एमसीडी से अलग है, मेरे ऑफ़िस का स्टाफ है 3-4 लोगों का। हुँ। वो बहुत बेहतरीन काम करते हैं, वो एक कॉल पर लोगों के पास। अब मेरे क्षेत्र में आके आप पूछना मैडम का जो अपना ऑफ़िस का स्टाफ है कैसे काम करता है। तो एक कॉल कोई मिलाएगा तुरंत जाके खड़े हो जाते हैं, हाँ जी बताओ, वहाँ सफाई करवाते हैं। अगर 1-2 बारी बोलने से उनके भी नहीं हुई ना, फिर उनको पता है मैडम के वो बोलते हैं मैडम से मिल लो अब तुम।
अब मैडम ही दूर कर पाएगी इस समस्या को। अगर तो हाँ उनके लेवल पे नहीं हैंडल हुई तो हाँ, उनके लेवल पे नहीं हैंडल होती कि रोज एक बारी हटवा रहे हैं, फिर वो दोबारा हो गया, फिर हटवा रहे हैं, फिर हो गया। तो बोलते मैडम से मिल लो। अब मैडम करवा पाएगी, अब कोई नहीं करवा पाएगा इसको। अब आप अगर जब दूसरे के वार्ड में जाती हैं, ट्रैवल तो करती हैं, और जैसे आप यहाँ भी आई, तो आपको वहाँ पे भी चलते हुए कमियां दिखती होंगी? नहीं, मैं तो आजकल पता नहीं क्या बीमारी हो चुकी है, नाली और सड़कें देखती रहती हूँ। वृंदावन जाती हूँ, नाली सड़कें देखती रहती हूँ, यार सफाई नहीं हुई है। ये बोलते हैं यार क्या है, भगवान के दर्शन करने ये नाली सड़कें क्यों देख रही है? मैं कहा यार काम ही ये मिला है तो नजर इस पे चली जाती है। नहीं, नाली और सड़कें आप अगर जब दूसरे के वार्ड में देख मैं रही कहीं होती भी हैं, जाती हूँ, ये बीमारी हो चुकी है मुझे। यही देख वो रहे हर हैं, एक को होती है मेरे ख्याल से, जो अपनी जिम्मेदारी समझता तो हो। फिर क्या आप दूसरे को भी नहीं फोन नहीं, मिलाती बिल्कुल हैं? बिल्कुल नहीं बोलती। आप इंटरफेयर नहीं नहीं करती? नहीं, आप राय भी नहीं देती? बिल्कुल भी नहीं। क्योंकि आपके कई तो करीबी मित्र भी होंगे ना इसमें। नहीं, हर एक आदमी को लगता है ना कि आप अपना देखो ना, हमारे लिए क्यों बोल रहे हो? अच्छा, हम अपना बेहतरीन से आप अच्छे रहें। एक अच्छा सा सॉफ्ट सा मैसेज नहीं भेज देती कि नहीं, लोग कि मुझे अगर कॉल करते हैं, जैसे कभी-कभी ऐसा होता है दूसरे वार्डों से, कभी-कभी कॉल आ जाता है कि दीदी हम तो आपको फॉलो करते हैं, ये दूर कराते हैं, तो मैं उनके अधिकारी को कॉल सीधा कर देती हूँ, भाई उस मकान नंबर से सफाई कर दियो। तो वो इतना रिगार्ड करते हैं, हाँ रेणु चौधरी बोल रही हैं, जाना है, हम्म, तुरंत करना है, तो कराते हैं। तो मतलब एक एक दूसरे के साथ वो पार्टनरशिप चलती है। हाँ, उनके उन वो बताती हूँ, नहीं उनकी नज़र पड़ी होगी, बहन-भाई जो भी हमारे बैठे हैं पद पर, तो मैं कोई बात नहीं है, कर दो भैया उधर। और अगर आप किसी को बिल्कुल ही ऐसे देखते हो, बिल्कुल काम नहीं कर रहा और है आपकी की पार्टी का और चाहे दूसरे वार्ड का है, तो फिर उसका क्या सिस्टम है आपकी पार्टी में? आप उसमें क्या करते हैं? नहीं, मैं निर्णायक स्थितियों में नहीं हूँ। नहीं, तो आप इस निर्णायक स्थिति में नहीं हाँ, है, हाँ। मगर आप कुछ ऊपर कंप्लेंट नहीं, सिस्टम बिल्कुल होता भी नहीं, है। बिल्कुल भी नहीं। वो पार्टी खुद देखती है। ये पार्टी की सर्विलेंस आपके सिर पर है कि आप कितना काम करते उसके हैं। क्या डिफरेंट लोग रखे हुए हैं पार्टी ने? मुझे नहीं पता, सारी रिपोर्टिंग होती है ऊपर कि आप कितना काम करते हैं, कैसे करते हैं, आपका क्या कार्यशैली है, किस रूप में है। सारी रिपोर्टिंग सब होती है। रिपोर्टिंग होती है। क्या भारतीय जनता पार्टी है, ये वैसी पार्टी नहीं है कि अपने लोग छोड़े और भूल जाएं। वो शराब के व्यापार करें या स्कूलों का व्यापार करें, ये पार्टी वो वाली पार्टी नहीं। नहीं, कोई रिपोर्टिंग सिस्टम होता है जैसे नहीं, कॉर्पोरेट में आपके होता ऊपर है? सर्विलेंस चल रही है अच्छा, कि आप क्या करते हैं। आप मतलब नजर में हैं हाँ, हर आप हर नजर में समय। हैं। वो आपको हमेशा ऐसा लगता है कि हाँ मैं नजर में चल रहा हूँ। और आपने अपने आप को ये सोशल मीडिया में डाल के ज्यादा नजर में डाल दिया है। सोशल मीडिया में तो मैंने डाल के नहीं डाला। मैं सोशल मीडिया तो आप भी पसंद करते हैं, मैं भी पसंद करती हूँ और दुनिया पसंद करती है। देखना जिसको लोग पसंद करेंगे वही चलेगा मार्केट में। कौन नहीं चाहता मेरी रील्स चले? हाँ, सब डालते चाहते हैं, सब हैं, सब डालते हैं। सब डालते हैं। देखना पसंद किसी-किसी को करते हैं लोग। मेरे ख्याल आज दो ही चीजें पसंद करते हैं सोशल मीडिया में। एक कंट्रोवर्सी, कोई कंट्रोवर्शियल बात कर रहा हो, और दूसरा सच्चाई। दो एक्सट्रीम वो हैं जो लोगों को पसंद आती हैं। हाँ, समझ आती है कि हाँ ये चीज़ सही हो रही है। मेरे ख्याल से आप दोनों का सही कॉम्बिनेशन है। आप मैं एक्चुअली में ना, सच्चाई हो या बेसिक मुद्दे, हाँ, लोगों को हाय-फाय कुछ नहीं चाहिए। हम्म, देखो देश के लिए प्रधानमंत्री जी हैं, दिल्ली के लिए हमारे आदरणीय रेखा गुप्ता जी हैं। लोगों को लगता है कि जो हमारी रोज़मर्रा की ज़रूरतें हैं ना, उस पर कौन बोल रहा है? हम्म, आधे लोगों को यही नहीं पता होता किसके पास जाना है? किसके पास जाना है। वो जागरूकता आ जाती है, अरे इस कंप्लेंट में इसके पास जाना था, आज पता चला है हमें तो। ये है। तो आप क्या अपने घर में लोगों को मिलती हैं या अपने ऑफिस में मेरा मिलती हैं? ऑफिस है, मेरा घर ऊपर है और नीचे ऑफिस बना है। अच्छा, नीचे ही ऑफिस है। हाँ, हाँ। और उसकी कोई टाइमिंग है या सारा टाइम खुला है, कोई भी आ जाए? नहीं, कोई भी आ जाए। पूरा सुबह शुरू होता है 9:30 बजे से और रात को 8 बजे तक। अच्छा, हाँ, और आप अवेलेबल होती हैं? हाँ। एक मैं इतने टाइम नहीं रहती, मीटिंग्स वगैरह भी होती हैं, हाँ जी, पार्टी हाँ की जी। और भी होती हैं, आती-जाती मगर आती। आपकी टीम हाँ, अवेलेबल अगर होती है। नहीं है कहीं मीटिंग तो बैठी रहती हूँ। तो आपकी कोई ऐसी भी कल को एम्बिशन है कि आप सीएम की तरफ जाएं, मतलब नेक्स्ट एमएलए के इलेक्शन नहीं, नहीं, लड़ें? नहीं, सीएम तो हमारी आदरणीय रेखा गुप्ता नहीं, जी आगे होती हैं। इसके बाद तरक्की कौन नहीं चाहता? आप नहीं चाहते, मैं नहीं चाहती, आप सब बिल्कुल चाहते चाहते हैं। हैं। जो ईश्वर देगा वो लूँगी। जो हाँ, बंसीवाला जहाँ बैठाएगा वहाँ बैठूँगी। हाँ। एक चीज़ बताइए, अभी थोड़ा हटके है ये बात, बट अभी तमिलनाडु में इलेक्शन हुए और तमिलनाडु में जो ऑपोजिशन पार्टी हुँ। के स्टालिन के बेटे हैं, उन्होंने फिर से 3 साल पहले भी कहा था, अब फिर से कह दिया कि वो सनातन जो लोगों को डिवाइड कर दे उसको हटा देना चाहिए।
और इसके ऊपर कंट्रोवर्सी शुरू हुई। मगर आपको क्या लगता है कि ये लोग इस देश में रह के भी ऐसे बात कैसे कर सकते हैं? मतलब इनके पास सबसे बड़ी बात तो मूर्खता इनकी इतनी बड़ी है, धर्म बांटता नहीं है, धर्म एकजुट करता है। धर्म हमें प्रबलता लाता है। आज धर्म के नाम पर ही हम लोग यहाँ पर बैठे हैं। आज हिंदुस्तान हमारा देश का नाम भारत है। आज भारत में बैठकर आप उल्टे बयान दो धर्म को लेकर, श्री राम को लेकर और श्री कृष्ण को लेकर, तो आप देश विरोधी नहीं, मैं तो कहती हूँ धर्म के खिलाफ दिए। ये बयान नहीं होना चाहिए था। नहीं, मगर इनके अंदर इतनी वो कॉन्फिडेंस कैसे आता है? या फिर जैसे अगर मैं थोड़ा उल्टा शब्द दूं कि इतनी जुर्रत कैसे होती है कि ये बोल देते हैं और कुछ नहीं होता? बोलना है, कुछ उल्टा बोलना है। जो प्रधान सेवक जो काम कर रहे हैं वो श्री राम का नारा लगा रहे हैं, हिंदुत्व का नारा लगा रहे हैं, तो उससे उल्टा बोलिए, उससे उल्टा कुछ अच्छा होगा। नहीं, इतनी समझ तो अब आ जानी चाहिए पिछले 10-12 सालों में। नहीं आ पाई ना, जब तो बोलने की हिम्मत करी। नहीं बोलना चाहिए था, धर्म के लिए तो नहीं बोलना चाहिए था। जब हमारा धर्म, सबका धर्म एक है और एक ही तो कंट्री है, हिंदू कंट्री जो है, उसमें भी आप ये बातें करते हैं। अपने धर्म के लिए तो टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। अपने माँ बाप से बढ़कर हमारा धर्म है, धर्म से बड़ा कुछ नहीं है। तो आपके बच्चे हैं जी, आप उनको भी क्या चाहती हैं कि वो कल को सेवा करें या पॉलिटिक्स में आए? जो लायक होगा वो आए, जो वैसे जो लायक होगा वो आए। देश की रुझान सेवा है उनका? उनमें अगर तड़प होगी ना देश की सेवा करने के लिए, जैसे मैं पूरा समय देती हूँ, वो होगी तो आए, नहीं हो तो ना आए। राजनीति मजेदारी का काम नहीं है, राजनीति देश की सेवा करने का नाम। देश को बेचने का नाम राजनीति नहीं है। देश के संग चलने का और देश के संग मिलने का समय, उसे राजनीति कहते हैं। तो अभी इंटरेस्ट है उनका? वो मुझे देख के तो नहीं है उनको। अच्छा, आपको देख के नहीं है। वो कहते हैं इतना समय होता है राजनीति, हमें नहीं, दरिया नहीं उठानी, झंडे नहीं लगाने, नहीं हमें नहीं करनी वो। आपको देख के नहीं है? हाँ, तो उनको किसी और को देख के है? नहीं, वो राजनीति वो घर में सबसे बड़ा उदाहरण उनकी माँ है। अच्छा। सारा दिन यही बात रहती है, काम रहता है, तो वो कहते हैं मम्मी ऐसी बिजी लाइफ होती है राजनीति की, नहीं हमें नहीं चाहिए। हम तो साधारण ही ठीक है, हम तो ठीक रह रहे हैं। हाँ। उनको नहीं चाहिए, वो तो टॉर्चर हो जाते हैं, यार इतना काम करना पड़ता है, नहीं हमें नहीं चाहिए। अब जैसे कभी अभी पिछले दौर एक रैली थी, उधर जाना हुआ, मोदी जी आ रहे थे, आदरणीय प्रधानमंत्री जी आ रहे थे, तो बस हमारे क्षेत्र के लोग बोले जी हमें भी ले चलो, हमें प्रधानमंत्री जी देखने। तो बस थी, उसमें गर्मी इतनी थी, तो लाइव चल रही थी मैं कि हाँ भाई हमारे सब लोग। तो मेरे बेटे का फोन आया, आप इतनी गर्मी में आप क्या कर रही हो मम्मी, गाड़ी में बैठो। मैंने कहा भाई अगर मैं गाड़ी में बैठी तो ये लोग सारे चले जाएंगे, वो कहेंगे मैडम क्या ज्यादा वीआईपी है जो गाड़ी में चल रही है और हम बस में चल रहे हैं, तो इनके साथ ही चलना पड़ेगा। तो उनको ये लगता है कि नहीं ये तो बहुत मेहनत का काम है। मैंने कल आपकी एक रील देखी, आप ई रिक्शा में ट्रैवल कर रही जी, और आप यही बोल रही थी कि हमारे प्रधानमंत्री ने बोला है कि ऐसे जब वो 2 गाड़ी में ट्रैवल कर सकते हैं, हाँ, तो हमें भी ऐसे चलना चाहिए। तो अब क्या हमारे प्रधानमंत्री का वैसे जाना ठीक है, क्योंकि सेफ्टी इशू नहीं आ जाता? जब अपने अपने देश और अपने परिवार और अपने घरों से ही डर लगने लगा, तो प्रधानमंत्री मेरे ख्याल से आदरणीय नरेंद्र मोदी यही सोचते हैं, ये मेरा देश है, मेरे लोग हैं, यहाँ पर भी डरूंगा तो फिर जीऊंगा कहाँ? हाँ, उन्होंने तो बंगाल में भी ओपन कार में वहां कहाँ जिएगा आदमी जब अपने घर में डरेगा? तो उन्होंने सही निर्णय लिया, और ये बेपरवाह और ये आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के ऊपर सूट भी करता है, सच में करता है, और कोई कर भी नहीं पाता। ये सबको प्रोटोकॉल चाहिए। तो अब आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रही हैं? हाँ, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज कर रहे हैं जहां तक कर सकते हैं। जहां तक कर सकते जी, जहां हर एक आदमी नई गाड़ी नहीं ले सकता। हर एक आदमी इस प्रकार से एकदम पैसा डाल के एकदम गाड़ियां से नहीं। तो आप, मैंने लोगों को यही सुझाव दिया, आप नहीं ले सकते तो आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज कीजिए। घर में अगर एक आदमी अगर आपसे बोल रहा है कि रोटियां कम करो या वो करो, तो आप छोटे से परिवार में टेंशन हो जाती है कि क्या होने जा रहा है, तो हमें खर्चे कम करने हैं। हमारे तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने बोला, तो कुछ ना कुछ सोच के बोला होगा, तो उनकी बातों का सम्मान रखें। पूरे देशवासी उसी हिसाब से चलें, गोल्ड कम खरीदें, गोल्ड ना ही खरीदें तो अच्छा है। अच्छा, एक चेन में चलते हैं, क्या इतना गोल्ड खरीदने की क्या जरूरत है? वैसे गोल्ड ना खरीदवाने का क्या कारण है? हमारा import पैसा, होता है? हाँ हमारा Import पैसा होता बाहर जाता है, डॉलर्स में खरीदना पड़ता है। क्यों अपने देश को, और गोल्ड वैसे जरूरत नहीं होती,
कितनी महिलाओं को आप गोल्ड पहने देखते हो? नई जनरेशन तो आज की डेट में पहनती ही नहीं है गोल्ड। आर्टिफिशियल ज्वेलरी ज्यादा हाँ, ज्यादातर जो ड्रेस होगी उसी की मैचिंग की ज्वेलरी होगी, हम्म तो मत खरीदिए। हम्म। अच्छा, एक चीज और बताइए। अभी फिलहाल में एक मूवी आई थी जिसके ऊपर बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी हुई, धुरंधर 1 भी आई, 2 भी आई। हाँ, तो आपसे भी सवाल किए गए, जो सवाल मोस्टली नेता लोगों से किए गए कि जी ये तो पूरा बीजेपी का प्रोपेगेंडा है, ऐसा है वैसा है, कुछ सच है कुछ झूठ है, ये तो अपना ही नैरेटिव को आगे ले जाया जा रहा है, आपसे भी ये सवाल किए गए? नहीं मेरे से तो नहीं करे गए, उनको पता है कि इनकी विचारधारा सच्ची है और बीजेपी के हिसाब से तो नहीं करे गए। आपका उस मूवी के बारे में क्या कहना है? अच्छा है जो आपने देखी? हाँ, देखी, दोनों देखी। दोनों देखी आप? हाँ, तो आपके हिसाब से कितना उसमें अच्छे सच्चाई लोगों दिखाई ने गई? देखी, पसंद करी। नहीं, जब पसंद तो ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर बन गई। हाँ, तो लोगों ने पसंद करी इसलिए तो ऑल टाइम हो गई वो। अगर लोग ना देखना पसंद करते तो अगर वो प्रोपेगेंडा बता रहे हैं पार्टी का या वो बता रहे हैं तो लोग नहीं देखते। लोग नहीं देखते जो नहीं देखना चाहते। चाहे कितना पसंदीदा हीरो हो या हीरोइन हो, नहीं देखते, उनको पसंद आई। ये था हमारे असलियत थी उस जो था उसमें पिक्चर में। और उसके बाद एकदम से पाकिस्तान में एक के बाद एक के बाद एक सुनने में आ गया, बाइक से आया वो, एक टेररिस्ट को कोई मार गया, ऐसे आया यहाँ पे कोई मार गया, 1-2 दिन पहले ब्लास्ट भी हो गए। एकदम से इस मूवी के आने के बाद वहाँ होने शुरू हो गए या फिर न्यूज़ में आने शुरू हो उधर गए? पहले से डिस्टर्ब बहुत है। वो पूरा पाकिस्तान के बारे में तो आप बोलोगे तो वो पूरा सिस्टम ही उसका खराब हो चुका है। तो उधर जो हो रहा है उसके अनुसार सही हो रहा है, अनुकूल हो रहा है। कहते हैं ना, आदमी के हिसाब से अनुकूल चीज़ें मिल रही हैं उसको। तो उसको बिल्कुल सही चीज़ें मिल रही हैं जो होना चाहिए। उनके घरों में, उनके परिवारों में, उनके देश में आतंक पलता है तो आतंक ही होगा। जो चीज़ आप अपने घरों में संस्कार डालेंगे वही रोड पे दिखाई देगा, वो भी देश से दिखाई देगा। उनका भविष्य आतंक की तरफ चल रहा है और आतंक उनके अब छोटे-छोटे रूप में ब्लास्ट होने लगा है उनके कंट्री में। रेणु जी, एक चीज़ बताइए कि जो ये जेन ज़ी है, जो यंग जनरेशन है। यंग जनरेशन है, हाँ। इसमें से कितने लोग आते हैं आपके पास या बीजेपी में कितने लोग आते हैं कि हमारे को ज्वाइन करना है, हमें भी पॉलिटिक्स ज्वाइन करना है, हमें भी सेवा करनी है? अभी लोग आते हैं या फिर सिर्फ इंस्पायर्ड होते हैं, ताली बजाते हैं, रील देखते हैं, आते नहीं हैं? नहीं आते हैं, बीजेपी में जॉइन होने काफ़ी लोग आते हैं। आप अगर मेरी फ़ोटोज़ उठाएँगे तो काफ़ी युवा आते हैं कि हमें जॉइन करनी है बीजेपी, हमें अच्छी लगती है विचारधारा। ऐसे डायनामिक प्रधानमंत्री हमें अच्छे लगते हैं, जो उनके एक सोच समझ के बोलने वाली जो उनके अंदर कला है और एक निर्णय लेने की कला है, वो भी हमें अच्छी लगती है। तो बहुत आते हैं। और विचारधारा वो लास्ट करते हैं? मतलब जो जेन ज़ी आते हैं वो लास्ट करते हैं, मतलब हाँ, हाँ, चलते हैं, चलते हैं, चल पाते चलते हैं? हैं। हाँ, चलते हैं। तो अगर यही कोई तो हमारा भविष्य है, पार्टी और किसके कंधों पे चलेगी? हम्म, परिवार और पार्टी भविष्य के कंधे पर चलता है। तो उनके लिए आज कोई पॉलिटिक्स अगर ज्वाइन करना चाहे या फिर अगर ज्वाइन करना चाहता है मगर घबराता है या उसके मन में शंकाएं होती हैं, उनके लिए आप क्या संदेश दे सकती हैं? मतलब एक मार्गदर्शक क्या कर सकती है उनके लिए? कि कैसे जॉइन करें पार्टी? कैसे ज्वाइन करें? क्या क्या सोचें? मतलब क्या दिक्कतें आ सकती हैं? क्या माइंड में रखना चाहिए? क्या एडवाइस देना नहीं, चाहेंगे? जो मेहनत करता है उसको दिक्कतों का सामना तो करना पड़ता है और आपको अगर अनुशासित होना है, तो अपने आप को अनुकूल कर उस दिशा में बहना पड़ेगा जहाँ आपकी विचारधारा चलती है। तो यही कहना चाहती हूँ, अपने आप को अगर संयम लाना है और अपने आप को डिसिप्लिन करना है, तो भारतीय जनता पार्टी में अपने भविष्य को, अपने बच्चों को और अपने आप स्वयं मतलब जो युवा हैं, आकर देखिए सच्ची में सिस्टमैटिकली लाइफ चलती है। हम्म, तो आपके लिए एज अ पॉलिटिशियन सबसे डिफिकल्ट चैलेंजिंग मोमेंट कौन सा रहा है? जब मैं कोई चीज़ ऐसी होती है जो मेरे हाथों में नहीं होती, कोई समस्या ऐसी है जो मेरे हाथ में नहीं है, बड़ी समस्या है, वो मुझे बड़ा लाचार करती है कि आप मेरे देखते हो लोग जब उसको? हाँ, वो लोग मेरे लिए मुझसे आग्रह कर रहे हैं या मुझसे डिमांड कर रहे हैं कि ये चीज़ होनी चाहिए और मैं नहीं कर पाती। मुझे बड़ा अजीब लगता है क्योंकि मेरी डिक्शनरी में नो नहीं है। मैं कहती हूँ अगर मुझसे कोई कहता है जी ऐसा है, नहीं करो इसका, इसका हल होना चाहिए। क्योंकि जो आदमी आपके पास चल कर आया बड़ी उम्मीदों से चल कर आया और उम्मीद टूटनी नहीं चाहिए, आपको वो चीज़ बहुत परेशान करती है? परेशान करती है। हाँ। और कहीं आपकी कभी अपनी पार्टी में इंटरनली विचारधारा ना मैच करे कि जी मेरे को ये करवाना है और नहीं
होने दे रहा कोई, ऐसा भी कभी हुआ है? हो जाता है बहुत सी जगह, अभी तक तो हुआ नहीं है वैसे, मगर आगे अभी सत्ता में पार्टी हमारी आई है विधानसभा में, तो बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं और भी मुझे चीज़ें रखनी है। अब देखती हूँ किस रूप में वो रूप ढालेंगी, जब नहीं होगा जब बताऊँगी आपको। हाँ, जैसे किस किस तरह की और नई चीज़ें आप करना चाहते हैं? जैसे मुझे अपने क्षेत्र के लिए एक बैंक्वेट हॉल बनाना है, फ्री अच्छा, बैंक्वेट हॉल, जो गरीब लोग अपने बच्चों की शादियाँ कर सकें। एक बजट उसमें। हाँ, हाँ, फ्री कर सकें, वहाँ पर है नहीं मेरे क्षेत्र में। अरे वाह! तो मैं ये चाहती हूँ कि उनके लिए बने वो। और क्या करना और चाहते एक हैं? वेंडर ज़ोन बनाना चाहती हूँ, जो रेहड़ी पटरी वाले रोज़ ना हो एंक्रोचमेंट, एंक्रोचमेंट। उनके ऊपर भी तलवार लटकती है। अगर कमेटी या एमसीडी आती है तो टेंशन में आते हैं, मगर मैंने तो पीली पट्टी खिंचवाई है, उसके पीछे रहिए, कोई टेंशन नहीं है, कोई नहीं उठाएगा आपको। मगर जो व्यवस्थाएँ बिगाड़नी है, बिगाड़ते भी हैं लोग। तो वेंडर ज़ोन बनाना चाहती हूँ एक वेंडर उनके ज़ोन लिए। क्या होता है? एमसीडी कुछ नॉमिनल रेट्स पर उनसे रेवेन्यू लेती है और उनको दुकानें बनाकर देती है। अच्छा, दुकानें बना हाँ, के जो छोटी-छोटी। लीगल होती हैं, हाँ, लीगल होती है, उसमें वो बेच सकते हैं। बेच सक थैंक यू वेरी मच रेनू जी। थैंक यू अपना समय देने के लिए, और बहुत-बहुत थैंक यू धन्यवाद। जनता का बहुत सारा सेवा करने के लिए। बहुत-बहुत धन्यवाद, बहुत-बहुत धन्यवाद ये पॉडकास्ट देखने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हैं, कोई भी सजेशन है, कुछ भी है जो आप रेनू जी से या हमारे से पूछना चाहते हैं, ज़रूर कमेंट कीजिए और देश की सेवा में जुट जाइए। जय श्री राम।